प्यारे बच्चों, क्लास 12 इतिहास विषय का प्रोजेक्ट डीप के तहत दुमका जिला से डीसी महोदय द्वारा 5 मॉडल क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी फाइनल परीक्षा के लिए जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन, इन सब प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जानकारी में आएगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला पार्ट का हम लोग वीडियो में देख चुके थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। यहाँ से अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो आपका ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। बहुत हिट क्वेश्चन है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को प्रमुखता 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो साहित्यिक स्रोत में को मतलब जो है वो 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला आदि आते हैं। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मतलब प्राप्त होती है। जैसे अल-बुरुनी द्वारा लिखा गया और भी है, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया, इन सब से भी जानकारी मिलती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 17वीं शताब्दी की स्थापत्य कला दक्षिण भारत की समृद्ध परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मंदिर निर्माण शैली। तो विजयनगर के मंदिरों में विशाल और भव्य गेटवे टावर मतलब गोपुरम होते थे, जो रंगीन मूर्तिकला और नक्काशी से सजाए जाते थे। ये गोपुरम मंदिरों की पहचान थे। दूसरा है सामग्री और तकनीक। तो पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है, जिसमें ग्रेनाइट प्रमुख था। पत्थर की नक्काशी जो है अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत होती थी। तीसरा है मूर्ति कला। तो देवी देवताओं, नृत्यांगनों और पौराणिक कथाओं के दृश्य मूर्ति कला में दिखाए गए हैं। मूर्ति कला में जीवंतता और गतिशीलता स्पष्ट होती है। चौथा है महल और किले। तो विजयनगर में किले और महलों का निर्माण भी हुआ, जो मजबूत और सजावटी दोनों थे। इनमें विशाल द्वार, प्राचीर और जलाशय शामिल थे। पांचवा है सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। तो स्थापत्य कला में हिंदू धर्म के तत्व प्रमुख थे, साथ ही जैन और इस्लामी प्रभाव भी देखने को मिलते थे। छठा पॉइंट है विशिष्ट संरचनाएं। तो हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजार रत्न मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार विजयनगर की स्थापत्य कला भव्यता, शुचिता और धार्मिक समृद्धि का संगम है। 49 है आपका 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की गोद निषेध तथा राज हड़प नीति थी। उसने इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, जौनपुर और बघात आदि अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया, जिससे देशी राजाओं में आक्रोश व्याप्त था। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कारण। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नर बलि जैसे प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन कर विधवा पूर्ण विवाह कानून लागू किया। भारतीयों ने अपनी सभ्यता के नष्ट हो जाने के डर से भी इसका विरोध किया। फिर है धार्मिक कारण।
1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी। 1850 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार यह कानून बना दिया कि धर्म परिवर्तन करने वालों को उनके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। स्कूलों में बाइबल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। इससे समस्त भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। चौथा है आर्थिक कारण। तो ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी और कृषि का व्यावसायीकरण हुआ जिससे किसानों पर बोझ पड़ा। 1800 ईस्वी में मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया और धन का निष्कासन हुआ जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। और पांचवा पॉइंट है सैनिक कारण। तो भारतीय सैनिकों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो अंग्रेजी सैनिकों को प्राप्त थी। जैसे अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, अपमानजनक बर्ताव, शारीरिक हिंसा आदि। छठा पॉइंट में है, यहाँ से छठा पॉइंट है तत्कालीन कारण। तो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण था क्योंकि इसे प्रयोग करने के समय मुंह से छीलना पड़ता था जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई गई जो विनाशक हथियारों से भी ज्यादा कारगर साबित हुई। पहला है अहिंसा। तो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा कायर का कवच नहीं है अपितु यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा का समान अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना आदि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग। तो सत्य के प्रश्न पर संघर्ष करने की रणनीति सत्याग्रह है। सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों की दशा में सुधार हेतु आंदोलन करके किया। तीसरा पॉइंट है हड़ताल का सफल प्रयोग। तो गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया जिसके फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई। चौथा असहयोग। तो इस आंदोलन की रणनीति में प्रत्येक स्तर पर सरकार का विरोध एवं बहिष्कार करना था। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर पूर्ण उत्साह से भाग लिया। पांचवा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सरकार के कानून को विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। फिर है स्वदेशी और बहिष्कार। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया तथा स्वयं चरखा चलाया तथा खादी वस्त्र पहने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। संघर्ष तैयारी संघर्ष की रणनीति। तो जन आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने संघर्ष तैयारी संघर्ष की रणनीति का आविष्कार किया। जब सक्रिय संघर्ष नहीं चल रहा था तब रचनात्मक कार्य द्वारा लोगों को आंदोलन से जोड़े रखना। जैसे पहला हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास। दूसरा छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। तीसरा है आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा देसी हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। इस प्रकार गांधी जी ने सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। 51 नंबर है अल बरूनी के भारत में लिखे गए विवरण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो अल बरूनी का भारत विवरण। अल बरूनी 11वीं सदी के एक फारसी विद्वान थे जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ भारत आए और भारत की संस्कृति समाज धर्म विज्ञान और भूगोल का गहराई से अध्ययन किया। उनकी प्रमुख रचना किताब उल हिंद तारिक अल हिंद भी इनका नाम है जिसको कहते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था धार्मिक रीति रिवाज दार्शनिक विचार गणित और खगोल शास्त्र का सूक्ष्म विवरण दिया है। उन्होंने भारतीय ज्ञान को अत्यंत समृद्ध और उन्नत बताया विशेष रूप से गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। आलोचनात्मक पहलू इसका है कि समीक्षा की वस्तुनिष्ठता। अल बरूनी ने भारतीय समाज को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। हालांकि वे बाहर के पर्यटक थे, वे जाति व्यवस्था को जटिल और कठोर मानते थे और छुआछूत की आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म को गहराई से समझा और उसका सम्मान किया, साथ ही हिंदू दर्शन और वेदों की प्रशंसा की। कुछ सीमितताएं। तो अल बरूनी ने मुख्य रूप से संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया जिससे वे अन्य भाषाओं जैसे पाली और प्राकृत में लिखे बौद्ध और जैन ग्रंथों को अनदेखा कर गए।
इससे भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विविधता का पूरा चित्र सामने नहीं आ पाया। कभी कभी उन्होंने मूल ग्रंथों की व्याख्या में गलत समझ का प्रदर्शन भी किया। फिर है समाज और धर्म पर टिप्पणी। उन्होंने हिंदू समाज में कई कुरीतियों जैसे सती, बाल विवाह, विधवा विवाह, प्रतिबंध आदि का उल्लेख किया। वे भारतीय समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और बहुलवाद की सराहना करते थे, पर कुछ धार्मिक प्रथाओं की आलोचना भी की। राजनीतिक और सामाजिक आकलन। तो अल बरूनी ने कहा है कि उस समय भारत विभिन्न छोटे राज्यों में विभाजित था, जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और राष्ट्रीय एकता का अभाव था। वे महमूद गजनी के आक्रमणों को भारत की समृद्धि के अंत के रूप में देखते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो अल बरूनी ने भारतीय गणित और खगोल शास्त्र को उन्नत बताया और यह माना कि उन्होंने इस्लामी और पश्चिमी विद्वानों को प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय अंक प्रणाली, जिसमें शून्य की भूमिका थी, की खूब प्रशंसा की। निष्कर्ष। तो अल बरूनी का भारत विवरण औसत से अधिक वस्तुनिष्ठ, सूक्ष्म और समृद्ध है, जो उस समय के भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उनकी टिप्पणियां भारत की सामाजिक जटिलताओं, धार्मिक भिन्नताओं और वैज्ञानिक प्रगति को उजागर करती है। हालांकि उनकी सीमित भाषाई समझ और कुछ गलत व्याख्याओं के कारण उनका वर्णन पूर्णतया समग्र नहीं है, लेकिन यह मध्यकालीन भारत को समझने के लिए अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जीवन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जीवन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है नगर योजना और निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विन्यास बहुत उन्नत था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि नगरों में सड़कें जाल की तरह समकोण पर काटती थी, जिससे शहर आयताकार खंडों में विभक्त था। नगरों में दुर्ग होते थे, जहां शासक वर्ग रहता था। उसके नीचे सामान्य लोगों के लिए ईंटों के मकान बनते थे। नगरों में जल निकासी की विशेष व्यवस्था थी, जहां सड़कों के दोनों किनारों पर नालियां पक्की और ढकी होती थी, जिनमें मेन हॉल भी बनाए गए थे। हर घर में स्नानघर और आंगन की सुविधा थी। दूसरा है सामाजिक जीवन। तो समाज मुख्य रूप से वर्गहीन, मातृ प्रधान था। सामाजिक जीवन व्यवस्थित और समृद्ध था। समाज में व्यापारी, योद्धा, श्रमिक और विद्वान जैसे वर्ग रहते थे। परिवार मजबूत और समाज शांति प्रिय था। तीसरा है आर्थिक जीवन। तो कृषि प्रमुख व्यवसाय था। गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि फसल उगाते थे और भेड़, गाय समेत विभिन्न जानवर पालते थे। व्यापार भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अनेक नगरों में बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जो कृषि और खाद्य भंडार को दर्शाते हैं। चौथा है आवास और सार्वजनिक सुविधाएं। तो मकान पक्की ईंटों से बनाए गए थे, जिनमें शौचालय और स्नान की व्यवस्था थी। नगरों में बड़े स्नानगार और बाजार भी थे। सुरक्षा के लिए शहरों के चारों ओर दीवारें थी। पांचवा है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। तो लोग मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। मिट्टी की मूर्तियां और कला कार्य पाए गए हैं। कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन में भी यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जीवन में उन्नत नगर नियोजन, स्वच्छता, व्यापक सामाजिक और आर्थिक संगठन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो इसे प्राचीन विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानती है। तो ये थे आपके टोटल 52 क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से। पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। और ये सेकंड पार्ट का वीडियो कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों का इतिहास सेट 1 कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम लोग भूगोल सेट 2 के वीडियो को भी देख लेंगे, उनके प्रश्नों को देख लेंगे। भूगोल सेट 1 का कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।